हेलो एवरीवन। और बीच में मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो कुछ वीडियोस मैंने डाली नहीं। बाकी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, जैसे मैंने पविया के ऊपर डाली थी एडमिशन की वीडियो, वैसे ही और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो आज मैं पैडोवा या पैडुआ जो है उसके ऊपर की बनाऊंगा, फिर बाकी और यूनिवर्सिटी और प्री इनरोलमेंट वगैरह की भी। बट आज यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा की करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल है, गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो या यूनिपीडी भी लिख सकते हो, UNIPD, तब भी यही मिलेगा। तो इसमें पहला लिंक जो है ये तो यूनिवर्सिटी के बारे में एंड जो भी चल रहा है वहाँ पे। बट सही है, मतलब पहले अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कोर्स के बारे में देख लेना चाहिए थोड़ा डिटेल में। बाकी वो मैं दिखाऊंगा। एंड ये जो दूसरा वाला लिंक है ये अप्लाई करने का लिंक है यहाँ के लिए। एंड इस पर फाइंड प्रोग्राम्स पे जाना है। और अभी के लिए मैं मास्टर्स कर लेता हूँ इसको, और मास्टर्स चूज़ कर लिया या बैचलर्स, जो भी करना है तुम्हें। या और उसके बाद एकेडमिक ईयर ये चूज़ कर लिया 25-26, और ऑब्वियसली इंग्लिश ही चाहिए। तो 56 कोर्सेज हैं जो इंग्लिश के लिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेरे को लगता है काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें मोर इन्फॉर्मेशन में गए तो पहले तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देख लेना इसके बारे में। इंग्लिश इतने क्रेडिट्स हैं इसमें। 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी और अभी एप्लीकेशन डेडलाइन है, काफ़ी टाइम बचा है। बाकी ये ट्यूशन फ़ीस है इसकी, जो कि अप्रॉक्स 2,44,000 है इंडियन रुपीज़ में। एंड हालांकि यूनिपीडी स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं मेरे ख्याल से, अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी हो तो। एंड रेस्ट अगर रीजनल स्कॉलरशिप पे तुमने मिल गई तो ये तो ऑब्वियसली तुम्हारी वेव हो जाएगी, तब फिर कुछ फ़ीस देनी नहीं पड़ती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक एप्लीकेशन फ़ीस है जो अप्लाई करते टाइम अभी 30 यूरोस देना पड़ेगा जब ये अप्लाई करोगे। और ये डिपॉजिट फ़ीस होती है, ये तुम देते हो जब तुम्हारा प्री इनरोलमेंट हो जाता है, और उसके बाद आई थिंक मिड मई में या जून में एनरोल करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में अपनी सीट फिक्स करने को। तो उसके बाद जाके तुम्हें तुम्हारा वो हो जाता है, उसके बाद एक एनरोलमेंट लेटर मिलता है तुम्हें, जो हर प्रोसेस में काम आएगा, हर स्टेप पे काम आएगा। तो उस टाइम पे 204 यूरोस पे करने पड़ते हैं। मैंने जब पे किया था तो 156 यूरोस था आई बिलीव, या 159 समथिंग ऐसा ही था। बाकी इसके रिक्वायरमेंट्स है कि 3 साल का BSc होना चाहिए इंडियन फील्ड्स में। एंड देन एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश और इटालियन में एक्सेप्टेड है। ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट साथ में जब यूनिवर्सिटी में होगा उस टाइम पे चाहिए होता है। एंड देन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यही है कि इंग्लिश चाहिए B2 लेवल की और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। और इसमें लिंक पे जाओगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इसमें MOI एक्सेप्टेड है या नहीं है। आई बिलीव MOI एक्सेप्टेड होगा। जी देखो यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू फॉल इन वन ऑफ द कैटेगरीज बिलो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जिनने अपनी डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में ख़त्म करा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यूजुअली केस होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। बाकी फिर इसमें अप्लाई नाउ में गई ये सारी बेसिक चीज़ें चेक करके यहाँ पे तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर ऑलरेडी नहीं बनाया तो। एक ही बार बनाना पड़ता है, फिर वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही रहता है। उसमें पहला है ये कंप्यूटर साइंस एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो हाँ, इसमें तुम चाहो तो एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक पता नहीं कितनी 3-5 की लिमिट होगी जो भी, और उसको फर्स्ट सेकंड में अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस है, सेकंड में एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। एंड देन प्रोफाइल में गए और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालनी है, नेम, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट वगैरह वगैरह, पासपोर्ट के बारे में ये तो, बर्थ डेट। और यहाँ पे डाल दिया आई एम अ नॉन EU स्टूडेंट रेजिडेंट आउटसाइड इटली, डू नॉट हैव अ वैलिड, ये डाल दिया। ये सबसे ये ही है हमारे लिए ऑप्शन जो है। फिर तुम्हें यहीं आके बनता है, क्योंकि इटालियन रेसिडेंस परमिट, जिसको यहाँ पे परमिसो दी सोजोर्नो बोलते हैं। रेस्ट ये जो फ़ोटो है इसको फ़ोटो डाल लेना तुम्हें, जो भी डालनी होगी, क्योंकि बाद में ना यूजुअली जो यहाँ पे लिखा है कि जो स्टूडेंट कार्ड या जो स्टूडेंट के तरफ से, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से बैंक अकाउंट जो बनता है, उसमें भी जो फ़ोटो होती है कार्ड में, वो जनरली यही होती है और यही हर जगह लगेगी। एंड देन कॉन्टैक्ट्स में तो ये तो बेसिक चीज़ है, तो पता ही है तुम्हें। एजुकेशन में
यहाँ पे पुराने एजुकेशन के बारे में डालना पड़ता है, और जैसे अगर तुमने मास्टर्स किया तो तुम बैचलर्स डालोगे, ऑफिशियल नेम डालोगे। जैसे मैंने एलपीयू से किया था तो मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ, वरना पूरा ही नाम डालना। प्रोग्राम नेम था एग्रीकल्चर था जैसे मेरा, और अवॉर्डेड क्वालिफ़िकेशन डिग्री थी बीएससी ऑनर्स थी मेरी डिग्री, तो वो डाल दिया। पर हर चीज़ तुम लोग फुल में लिखना, मैं अभी उस शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे इशू डेट डाल दी जबकि भी थी मेरी जून 2024 थी, सो वो डाल दिया। डेट आई थिंक 20 थी। एंड देन एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, अगर ये नहीं मिली है देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं मेरी तरह हैं जिनने जैसे मेरा जून में कोर्स ख़त्म हुआ था इस साल, और मैं अभी यहाँ आ गया एमएससी करने। तो इसका मतलब मैंने लास्ट ईयर अप्लाई करा था, तो मेरे को डिप्लोमा उस टाइम पे नहीं मिला था, इसलिए मेरे को वो चीज़ यहाँ पे डालनी थी। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे डाली थी जून 2024 की, तब मेरे को मिल जाएगा। नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम जो भी है डाल दिया, मंथ्स के हिसाब से मेरा 4 साल का था, तो मैं 4 ईयर्स डाल दूंगा। चूज़ अ कंट्री कर दिया इंडिया। एंड देन स्टडी लोकेशन, आई थिंक ये स्टेट के बारे में होगा, वहाँ पे स्टेट डाल दिया। और उसके बाद स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश, एवरेज यहाँ पे डाल दिया, जैसे 7.5 डाल दिया मान लो, मैक्सिमम है 10.0। तो दैट्स इट। और यहाँ पे तुम स्कूल के बारे में डाल सकते हो, अगर वो हो गया सीनियर सेकेंडरी और स्कूल के बारे में सब कुछ डाल दिया। स्कूल में प्रोग्राम नेम, जिसने साइंस में कराया हो साइंस कर देना, 11th 12th, जिसने कॉमर्स में कराया हो कॉमर्स लिख देना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो सब कुछ सेम ही है, बाकी है सच कुछ है नहीं। प्लीज सेलेक्ट टू एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, यहाँ पे भी शायद इंडिया डालना पड़ेगा। देन लेट्स गो टू लैंग्वेजेस। तो नेटिव तो एक हिंदी आ गई, उसके अलावा देखो एक्स्ट्रा है, जैसे इंग्लिश और पहले से डला हुआ है मेरा। मैंने आईएलटीएस दिया था, मेरा 8 बैंड आया था, तो प्रोफिशिएंसी तुम चेक कर लेना एक बार गूगल पे कि 8 बैंड की कितनी होती है, 7 की कितनी होती है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे गए, डॉक्यूमेंट नीचे का पता चलेगा जो दिखाता हूँ। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल रिक्वेस्ट कोई है, इन्फॉर्मेशन सोर्स की कहाँ से पता चला, मेरे ख्याल से फेसबुक कर दो अगर ये स्पेशल नीड्स अगर कोई है तो, अबाउट दिस इशू एंड रेस्ट यही है। और यहाँ पे बस इन्होंने लिखा है कि हाउ विल यू फाइनेंस योर स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडुआ। तो इस टाइम पे आई थिंक फैमिली रिसोर्सेज ही लिख देना। एंड बाकी वैसे तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आई डोंट थिंक सो, बट फैमिली रिसोर्सेज डाल देना टू बी इन अ सेफ ऑप्शन। एंड देन ये चेक लिस्ट है जो सब तुम्हें अपलोड करना है, तो यहीं जो तुम यहाँ पे अपलोड कर दोगे वही चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगी जो अभी नहीं आ रही है। तो देखो इसमें ऐसा होता है ना, जो ये रेड वाली चीज़ें हैं ये सब है जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें करने ही पड़ेंगे सबमिट अप्लाई करने से पहले। और ये वाले जो हैं ये क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं होते हैं। जैसे देखो लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा इन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो इसमें बहुत लोगों ने भी नहीं करा होगा, जैसे जो लास्ट सेमेस्टर में अपने हैं और अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई डू नॉट हैव माई बैचलर्स डिप्लोमा इन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स लीगलाइज्ड येट। और इसमें होता है कि वन ऑफ द इस वही है, देखो एप्लीकेशन स्टेज पे रिक्वायर्ड नहीं है, बाद में होगा तो बाद में कर लेना। तो अभी तुम ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसके साथ तुम कंटिन्यू कर सकते हो, एप्लीकेशन चले जाएगी तुम्हारी। बाकी ये तो है वही तुम्हारी डिप्लोमा हो गई, ठीक है। और जिसकी नहीं हुई है ना वो ये लिख सकता है कि अभी मैं कर रहा हूँ और मैंने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, देखो इसमें मैंने क्या करा था, अभी तो मेरे को डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं वीडियो के लास्ट में वो कर लूँगा, अटैच कर लूँगा। तो देखो जैसे मेरे लिए भी ये केस था कि मैं भी लास्ट ईयर पे हूँ बैचलर्स डिग्री के। सो एक यूनिवर्सिटी के पास जाओ, एडमिशन ऑफिस पे अगर मेल से काम हो जाता है लिखकर, तो उनको बोलो कि मेरे को एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें लिखा हो कि जैसे मेरा नाम कार्तिकेय है जो हमारे वहाँ भी पढ़ रहा है, और इसका कोर्स जो है वो जून 2025 में ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये सर्टिफिकेट चाहिए, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे नीचे अपलोड कर दो, और उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करो तो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाया नहीं है, अटैच नहीं किया है। ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर्स, इतना इन ट्रांसलेशन, देखो इसमें तुम ये करोगे कि जो तुम्हारा था वो इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज में, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये तुम्हारा टिक हो जाएगा। पासपोर्ट बताइए तुम्हें, सीवी बताइए, सीवी लगा देना। देखो अब सीवी का क्या है ना, तुम अगर शायद नॉर्मल सीवी भी अपना अपलोड करोगे तो चलेगा, पर इट्स प्रेफर्ड कि तुम यूरो ड्रीम्स का सीवी, नहीं यूरो पास सीवी करके, यूरो पास सीवी पे जाओगे, और एक वेबसाइट है जो बनाती है, रुको, ये क्रिएट यूरो पास सीवी, और बस इसमें तुम क्रिएट कर लेना लॉगिन करके, बहुत ईजी है, समझ जाओगे, ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। सो दैट्स इट। उसके बाद
एप्लीकेशन फ़ीस करने का भी वहाँ से होता है, मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ से होता है। इसको पेड कर देना एंड देन उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर तुमने कुछ लगा रखा है तो उसको अटैच कर दो कि आई हैव टेकन वन ऑफ द एग्जाम्स। बाकी आई हैव नॉट टेकन प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे है कि अभी तुमने नहीं दिया है, ठीक है, तो तुम इसके साथ अटेम्प्ट सबमिट कर सकते हो, पर बाद में तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर जिस टाइम पे इनरोलमेंट के टाइम पे अगर तुम्हें अपना कंफर्म करनी है तो तब तक भी दे सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोटिवेशन लेटर है, मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, सो ये तुम अटैच कर लेना। बहुत लोग पूछते हैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ, देखो यार बहुत तुम किसी का कॉपी करोगे तो उसका कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। बाकी मैं अपना दिखा देता हूँ उसने जो लिखा था, इसमें तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी लिखो तो अपने हिसाब से ही कि जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो। ये शायद मैंने अपने बैचलर्स के बारे में बताया था दूसरे पैरा में, तीसरे पैरा में मैंने बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा के बारे में। और हो सके तो ना इनके थोड़ा अपने अपने कोर्स की फैकल्टी के बारे में जान लेना, उनका नाम लिख देना, तो थोड़ा सा ना वेटेज आ जाता है कि बंदे ने थोड़ी रिसर्च होमवर्क करा है। उसके बाद अपने थोड़ा स्किल्स वगैरह अगर कुछ लिखना उसके बारे में लिख देना, एंड रेस्ट कोई प्रोजेक्ट अगर अंडरटेक किया था कॉलेज के टाइम पे। एंड बाकी तो ये शायद मैंने जहाँ काम किया था एनजीओ वगैरह में उसके बारे में हल्का सा डिटेल पे लिखा था। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का और बस एंडिंग करके, बाकी तो देख लेना वीडियो पॉज करके अगर आइडिया लेना होगा। रेस्ट तो सबका अपना ही रहता है मोटिवेशन लेटर, बट हाँ फॉर्मेट के लिए लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, वही है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, बेसिकली वो हुआ तुम्हारे हर सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है उसको बोलते हैं। एंड लीगलाइजेशन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अभी नहीं किया, बाद में। एंड रेसिडेंस परमिट का सिंपल सा सीन है कि आई एम नॉन यू रेसिडेंट सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इटली, एंड अभी नहीं है तुम पे, यहाँ आके बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतना ही है बस, और बस फिर सबमिट कर देना है। ये तो सारे टास्क इसी के आ रहे हैं कि ये देखो टास्क यहाँ पे रहेंगे, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जैसे 10 मैंडेटरी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है, तो वो करना। एंड ये तो मेरे पिछले साल के हैं। और जब तुम ऐसे करके मेरे ख्याल से पूरा सबमिट कर दोगे ना, वहाँ पे फिर ऑप्शन आता है कि पे करने का, जो एप्लीकेशन फ़ीस है। एक सेकेंड मैं दिखाता तुम्हें। जैसे जब तुम कर दोगे ना तो तुम्हारी एप्लीके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे तुम्हें कि एक लिंक आ जाएगा और उस पर फ़ीस पे कर दो। एंड जैसे ही तुम कर दोगे तो फिर तुम्हारी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो इतना ही था। बाकी यहाँ एक चीज़ कर सकते हो कि जैसे वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके कोर्स था ना उसका नाम, तो इसको कर दिया इंजीनियरिंग यूनिपीडी। देखो फर्स्ट में ही खुल गया। एंड बस यहाँ पर से कोर्स के बारे में थोड़ा देख लिया। वही जैसे मैं कह रहा था कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन है, मतलब प्रोग्राम कौन कौन पढ़ाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दी होती है। कोर्स के बारे में पूरा सिलेबस ही लगा होता है, देखो टीचिंग लिस्ट यहाँ पे लिखी है। ये यहाँ पे पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इतने साल का, कि ये कोर्सेज पढ़ोगे। और बस फिर प्रोफेसर्स की भी कहीं पे लिखी होती है, वो लिस्ट देख ली, ये कौन प्रोफेसर पढ़ा रहा है, एक दो के नाम लिख दिया ऐसे मोटिवेशन लेटर वगैरह में, तो थोड़ा सा सही अच्छा इंप्रेशन आता है। बाकी लिविंग इन पैडुआ ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इन सब के बारे में भी देख सकते हो। कैंटीन्स, लिविंग कॉस्ट भी ज़रूरी है, लिविंग कॉस्ट का देखते हैं। अकोमोडेशन प्लेसेस भी है, क्योंकि बहुत बार यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है अकोमोडेशन, मतलब वो प्रोवाइड इन द सेंस कि देखो एक तो स्कॉलरशिप वाला अलग सीन होता है कि तुम्हें जगह ही दे देगी, बाकी ये है कि तुम्हें बता देगी कि कहाँ जाना है। उन चीज़ों की हेल्प डेस्क भी लगी होती है स्टार्टिंग में, कि जो तुम्हें पूरा मतलब जब यूनिवर्सिटी जाओगे ना स्टार्टिंग में शुरुआत में वेलकम वीक बोलते हैं, जो पहले एक हफ्ता चलता है जनरली, तो उसमें ना यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो हेल्प डेस्क हर चीज़ हर टॉपिक पे लगी होती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिटी के अंदर से लेके, जो सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी होती है ना, उनने भी अपनी डेस्क लगाई होती है बच्चों को बताने के लिए
तो हर चीज़ का, बैंक भी यहाँ पे रहता है, बैंक की एड्रेस भी रहती है, तो हर चीज़ पता चलती है। बाकी अकोमोडेशन ये लिखा है सिंगल रूम का इतना है, वहाँ डबल रूम का इतना है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन तो दी है मेरे ख्याल से। इतना तो मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी नहीं दी थी डिटेल में। टोटल 850 का रेंट मंथली लिखा है यहाँ पे। सो इतना ही था ये वाली वीडियो में। तो रेस्ट इसके बाद में और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की बनाऊँगा, एक प्री एनरोलमेंट की भी बनानी है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।